हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग आरबीआई के सर्कुलर्स करेंगे जनवरी से लेकर जून 2024 तक के। सबसे पहले देखते हैं कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक संबंधित एक गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सेकेंड शेड्यूल में अगर उन्हें शामिल होना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। पहला तो है कैपिटल रेशियो, कि उन्हें एक स्पेसिफिक कैपिटल रेशियो बोला गया है मेंटेन करने के लिए। कोई मेजर रेगुलेटरी कंसर्न नहीं होना चाहिए उनके साथ, और उनका जो परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। सेकेंड शेड्यूल क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ बैंक होता है जो कि एलिजिबल होता है कुछ प्रकार के बेनिफिट और प्रिविलेज अंडर आरबीआई एक्ट। ये आप लोगों को पता भी होगा, 1969 वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसका रीफाइनेंस फैसिलिटी से एक्सेस मिल जाता है, रेगुलेटरी सपोर्ट मिल जाता है और एक तरह से क्रेडिबिलिटी मिल जाती है मार्केट में आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक और सर्कुलर है वो है इनएक्टिव अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट संबंधित। आप लोगों को पता होगा कि DEAF एक फंड होता है यानी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड करके। अगर 10 साल तक कोई भी डिपॉजिट में कोई टच नहीं किया जा रहा है बोरोवर के द्वारा, मतलब कस्टमर के द्वारा, तो उसको 10 साल के बाद आरबीआई को हैंडओवर करना होता है बैंक्स को। ये आपको पता है, उसी के विषय में गाइडलाइन है। तो इनएक्टिव अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, अनक्लेम डिपॉजिट को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में इसमें इस सर्कुलर में डिटेल में डिस्कस किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं बताया आपको। अमेंडमेंट टू क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर संबंधित क्या अमेंडमेंट्स हुए वो देखते हैं। एनबीएफसीज को क्या किया गया है कि इनका जो लेंडिंग की लिमिट्स हैं वो कंसर्निंग द रिस्क उसको मैनेज करने के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या क्या है देखिए, पहले तो एनबीएफसी को 3 पार्ट में बांटा है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर। ठीक है, एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर। अब बेस लेयर का क्या मतलब है? बेस लेयर का मतलब है वो एनबीसी जिनमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, और इनकी बेसिक ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेस लेयर हो गए। जिनमें मॉडरेट लेवल की रेगुलेटरी डिमांड्स हैं और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ है वो मिडिल लेयर में आ गए, और जिनमें एडवांस लेवल का है या स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है वो अपर लेयर में आ गए। क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर टूल से मतलब ये है कि मिडिल लेयर एनबीएफसीज जो हैं वो जैसे गवर्नमेंट गारंटी, जैसे कि CGTMSE होता है, CGFME होता है, ये सब चीज़ें जो है वो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रिस्क होता है लोन संबंधित वो ट्रांसफ़र करता है। वो सुविधा किसको दी जाएगी? वो सुविधा मिडिल लेयर एनबीएफसीज के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? न्यू रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग एंड डिस्क्लोजिंग एक्सपोजर लिमिट्स। किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि इस केस में एनबीएफसीज का कितना एक्सपोजर है, मतलब लोन्स को लेकर, एडवांसेस को लेकर के, उसके बारे में डिस्क्लोज करने के विषय में ये बताया गया है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट की गई है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट संबंधित कुछ मास्टर डायरेक्शंस में क्या चेंजेस हुए वो बताए गए हैं। मेन चीज़ ये है कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये जो वॉलेट्स होगा जितने भी आप यूज़ करते हैं डिजिटल वाले, वो सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक तरीके से, आपको पता ही होगा ये चीज़। तो अब ये क्या किया गया, नया अलाउंस क्या दिया गया है इसमें, मतलब क्या चीज़ अलाउ करी गई है कि बैंक और नॉन बैंक जो भी हैं वो अब PPI इशू कर सकते हैं। किसके लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो बैंक्स हों चाहे नॉन बैंक्स यानी एनबीएफसीज हों, ये लोग PPI इशू कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट के लिए भी। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? वो इसलिए किया गया जिससे कि ईजीनेस बढ़ जाए, स्पीड बढ़े, अफोर्डेबिलिटी बढ़े, और डिजिटल पेमेंट जो ट्रांजिट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें सेफ्टी बढ़ सके। नीचे पैराग्राफ बताया गया है 10.2 जो कि बहुत जो अमेंडमेंट का पैराग्राफ है, हालांकि पूछा नहीं जाता है बट नोट कर लिया उसमें। तो कुल मिलाकर के PPI का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट के लिए भी हो सकता है। इंक्लूजन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि अकाउंट एग्रीगेटर होते हैं ना जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, यार अपने पास रखते हैं, जैसे ये क्रेडिट वगैरह है। उसी तरह से अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी अपना एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करना पड़ेगा, मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी पड़ेगी, समझ लीजिए। तो मास्टर डायरेक्शन बैकग्राउंड में बताया गया है कि एनबीएफसीज के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के लिए मास्टर डायरेक्शन कभी शुरू हुए? 2016 में। आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम कब शुरू करी? 12 नवंबर 2021 को। पर्पस क्या है? ये अलाउ करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो डायरेक्टली GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकें। तो अब एंटिटी की और डिटेल की बात करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या किया गया है? इसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर मान लिया गया है, किसके अंतर्गत? अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, देखिए कुछ होता है ना, जैसे कि आपको ये लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते, तभी तो आप जब सिविल रिपोर्ट जनरेट करते हो तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो एक तरह से यही लोग तो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर भी होते हैं, रिसीवर भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रोवाइडर और यूज़र दोनों होते हैं, FIU बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र ही बोलते हैं। ज़्यादातर बैंक्स ऐसे होते हैं, बैंक्स प्रोवाइड भी करते हैं इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल और यूज़ भी करते हैं, जब सिविल या ट्रांस यूनियन के लिए।
पर्पस क्या है? एग्रीगेशन ऑफ फाइनेंशियल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से संबंधित जो भी रिटेल डेट गिल्ट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसके संबंध में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये चीज़ शुरू करी गई है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बैंक्स ऑन इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड। अब क्या है, इंडियन बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड में, यानी IIBX में। सर्कुलर इसका पिछला क्या था? 7 जून 2022 का। तो ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक जो भी गिफ्ट IFSC में है वो अलाउ है किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए IIBX में। ये क्या, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे TM यानी ट्रेडिंग मेंबर्स। इसमें ब्रांचेस, सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स हैं जो भी इंडियन बैंक्स के, अगर वो गिफ्ट IFSC में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर IIBX में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट टाइप बताया गया है ट्रेडिंग इन क्लियरिंग मेंबर्स यानी TCM, जैसा ऊपर कहा गया उसी तरह से कहा गया है कि उसमें बस उसमें क्या होगा, कुछ क्लियरिंग राइट्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट जो इंडियन बैंक्स ऑथराइज्ड होंगे गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए, ये वो होंगे स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स। तो दो तरह के पार्टिसिपेंट टाइप हो गए, एक हो गए ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स, मतलब ट्रेड भी करेंगे और क्लियरिंग का काम भी करेंगे, और दूसरे हो गए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स नॉर्मल है, जैसे कि आपकी जिसकी ब्रांचेस सब्सिडीज या जॉइंट वेंचर इंडियन बैंक्स की गिफ्ट IFSC में है वो। और स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स वो हो गए जिन बैंक्स को ऑथराइज किया गया है गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए। एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन बात करते हैं IES यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के विषय में। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, किसको सपोर्ट करने के लिए? एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। क्या करते हैं वो? एक्सपोर्ट क्रेडिट्स पे इंटरेस्ट सब्सिडीज देते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो बोरोवर्स हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। कुल मिलाकर इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, भाई यहाँ का सामान मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ का चीज़ 10 रुपये में बाहर जा रही है, लेकिन वही चीज़ चाइना से चीज़ें 8 रुपये में जा रही है, तो जो 2 रुपये महंगी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन मार्केट कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम शुरू करी थी, जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट पे सब्सिडी जो भी बैंक्स के लोन इन्वॉल्व हैं इन एक्सपोर्ट कैटेगरी में, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दे देता है बैंक, तो गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 7 रुपये की होगी, तो अब कम्पिटिटिव होगी ना, या हम कहते हैं 7 रुपये 90 पैसे की भी होगी, तो कम्पिटिटिव होगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में बढ़ावा देने के लिए ये सब्सिडी की स्कीम शुरू की गई है। इसका प्रीवियस एक्सटेंशन क्या हुआ था? मार्च 22 और मई 22 में। अभी फिलहाल इसको 31 अगस्त 2022 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। पहले 30 जून 2022 तक था, अब 31 अगस्त 2024 तक था, अब 31 अगस्त 2024 तक का एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सपोर्टर टाइप और उनका रेट बताया गया है। अगर मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 2% तक का है, कब तक? 410 HS लाइन्स तक। और MSME अगर मैन्युफैक्चरर है तो 3% का है, ठीक है। मॉडिफिकेशन टू द स्कीम के बारे में बताया गया, क्या क्या मॉडिफाई किया गया इसमें। एवरेज इंटरेस्ट रेट रिस्ट्रिक्शंस, जो जिन बैंक्स का एवरेज इंटरेस्ट रेट अगर रेपो रेट से +4% है तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो DGFT यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है वो कंप्लायंस को असेस करेंगे इस केस में। कैप ऑन सबवेंशन अमाउंट, अगर एनुअल नेट सबवेंशन जो है वो कैप कर दिया गया 10 करोड़ पर IC यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो कंपनी है उसके 10 करोड़ पर वो कर दिया गया पर अकाउंट, ठीक है। जो भी डिसबर्समेंट है वो 1 अप्रैल 2023 से देखे जाएंगे इस कैप में हैं कि नहीं है, पुराने नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। तो अगर रेपो रेट से +4% है तो उसमें एवरेज इंटरेस्ट रेट के लिए रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे, और टोटल नेट सबवेंशन कितना होता है? 10 करोड़ पर IC। अच्छा, कट ऑफ फॉर अपलोडिंग फाइल्स बैकग्राउंड, ये फाइल्स किसके संबंध में बात हो रही है? देखिए GST हो या आइस गेट हो, या मतलब जैसे GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए एक गेट होता है मतलब कि वो गेट जैसे पेमेंट गेट में होता है ना, वैसे ही पोर्टल समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। उसी तरह आइस गेट है कस्टमर एक्साइज ड्यूटी के लिए, और उसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या है? TIN, ठीक है। TIN मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क। तो ये तीनों, ये इन सब के लिए क्या है, इन पर डेली फाइल्स अपलोड होती हैं, तो उन फाइल्स पे अपलोड के टाइमिंग के लिए डिमांड करी गई थी चेंज करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी टाइमिंग चेंज नहीं करी गई। टाइमिंग क्या रखी गई? डेडलाइन है 6 बजे 6 PM, रोज़ शाम को 6 PM तक ये फाइल्स अपलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी सेट बाय चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो कुल मिलाकर के RBI विल नॉट एक्सेप्ट, अगर लेट अपलोड्स होंगे 6 बजे के बाद अपलोड होगा तो वो RBI नहीं उसको अलाउ करेगा, और बाकी कोई भी अगर स्पेसिफिक हॉलीडे है उसके अलावा जो है सब पर डेडलाइन अप्लाई होती है, ठीक है। इनफैक्ट ये इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आप सिर्फ इसमें मतलब 26 जनवरी 15 को उस टाइप की छुट्टियाँ होती हैं, बाकी हमेशा ऑपरेशनल रहता है ये, वर्किंग मतलब सैटरडे संडे में भी चलता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें।
एंश्योर फाइल्स आर अपलोड बाय 6 PM और जितने भी ऑपरेशनल डेज हैं उनमें 6 PM तक हर हाल में अपलोड। आपके लिए इस पूरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि 6 बजे तक कट ऑफ टाइम है फाइल्स अपलोड होने का GST, आइसगेट और टिन नेटवर्क पर। अमेंडमेंट्स टू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स गाइडलाइंस, देखिए 7/3/2024 के बाद से ये देखिए हम लोग जनवरी से लेकर जून तक का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी चीज़ें बीच बीच में आ रही हैं वो हम क्योंकि जुलाई से जो होगा डेटा वो अलग से डिस्कस करेंगे एग्जाम के हिसाब से, लेकिन अभी से जनवरी से जून तक का एक शॉर्ट में डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड संबंधित कुछ चेंजेस हुए हैं 7/3/2024 से वो दिए हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी उसमें लिख दिया गया है। तो जैसे कुछ पैराज हम अगर एग्जाम्पल ले लें कि पेनल्टी अगर क्लोजर डिले में अगर मान लीजिए आपने अकाउंट अपना बंद करवाया क्रेडिट डेबिट कार्ड तो 500 रुपये पर डे की पेनल्टी थी, ठीक है। वो क्या है वो पर कैलेंडर डे में काउंट होगा, वैसे नहीं काउंट होगा। ये आपका वर्किंग डे का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये चेंजेस हुए हैं। अब लेट फीस पहले क्या था कि 3 दिन में होता था, अब क्या होगा लेट फीस अप्लाइड सिर्फ ओवर ड्यू अमाउंट पर अप्लाई होगी, ठीक है। पूरे उसमें अमाउंट पर नहीं है, जितना ओवर ड्यू है सिर्फ उस पर ही अप्लाई होगी लेट फीस। कार्ड होल्डर्स क्या कर सकते हैं, बिलिंग साइकिल पहले क्या था कि एक बार मॉडिफाई कर सकते थे, अब क्या है कि कम से कम एक बार उन्हें मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। ये डिफरेंस किया गया है। इस तरह से को बैंडिंग के लिए कहा गया है कि पहले वो ऑन प्रोसेस कार्ड जो थे उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब क्या कर सकते हैं कि इन जो उनकी ग्रीवियांस होगी उसको हैंडल करने के लिए ट्रांजेक्शन उन्हें अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। ये कुछ है बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ नज़र डाल दीजिएगा तो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, तो इसके संबंध में कार्ड नेटवर्क के संबंध कार्ड इशू करने से संबंधित एक नया अमेंडमेंट क्या आया है। जो कार्ड इशूअर्स हैं चाहे बैंक्स हो चाहे नॉन बैंक्स हो, वो कैन नॉट एग्री टू अरेंजमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क्स दैट लिमिट देम फ्रॉम यूजिंग अदर नेटवर्क्स। इसमें ये मेन चीज़ कही गई है कि जो बैंक्स हैं जो भी लोग कार्ड इशू कर रहे हैं, जैसे जो नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं आपके वीज़ा हो गया, ठीक है, ये सब आपका नेटवर्क्स है ना, कार्ड नेटवर्क्स। तो इसमें रुपए भी कार्ड नेटवर्क दिखाया तो इसमें आपको पहले क्या था कि कंपलसरी था कि वीज़ा अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो आप वीज़ा के ही कार्ड बांटेंगे, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए अग्री नहीं कर सकते जो कि आपको नेटवर्क यूज़ करने के लिए बाध्य करें, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि कस्टमर्स के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस कार्ड नेटवर्क को यूज़ करना चाहता है, और जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स हैं मतलब जो क्रेडिट कार्ड पहले से यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास जब वो रिन्यू होगा, उनका कार्ड रिन्यू होने का नंबर आएगा साल में, तब उनके पास ये ऑप्शन को दिया जाएगा कि क्या वो अपना कार्ड नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं, जो चल रहा है वही चल रहा है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखे दिए गए, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, डायनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब क्या ये सब है कार्ड नेटवर्क। पहले क्या था आपके पास मास्टर कार्ड, आपको बिना पूछे आपसे मास्टर कार्ड दिया जाता था आपको। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि मास्टर कार्ड चाहिए वीज़ा चाहिए, या आपका डिसीजन होगा एज ए कस्टमर। कंप्लायंस क्या है, कार्ड इशूअर्स एंड नेटवर्क मस्ट फॉलो दिस रूल्स इन बोथ अग्रीमेंट एंड व्हेन रिन्यूइंग और अमेंडिंग एक्सचेंज, ठीक है। इस पूरी न्यूज़ में सबसे मेन क्या था कि कार्ड नेटवर्क कस्टमर खुद चूज़ कर सकता है, उसको कौन ऑप्शंस देगा, बैंक देगा, बैंक के नॉन बैंक जो भी दे रहा है। मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम यानी MTSS, उसका क्या है सबमिशन स्टेटमेंट का सबमिशन करना है CIMS पोर्टल पर। पहले इस पोर्टल का नाम क्या था XBRL, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इज़ अ फ्रेमवर्क दैट अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। तो विदेशों से पैसा इंडिया में लाने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, MTSS यानी मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। ये क्या करता है, ये ऑथराइज पर्सन्स को अलाउ करता है रेमिटेंस करने के लिए। ऑथराइज पर्सन क्या होते हैं, ये हम लोग फेमा एक्ट में पढ़ चुके हैं कि ऑथराइज पर्सन मतलब ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 होता है, 2 होता है, याद है आपको। तो वो सब चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, पहले क्या था प्रीवियसली इंडियन अंडर MTSS हैड टू सबमिट क्वार्टरली स्टेटमेंट। देखिए पहले ये लोग XBRL पर ये हम लोग ने जब रेगुलर हम लोग डिस्कस किया तब हमने डिस्कस किया है, दोबारा इसलिए आया कि जनवरी से जून तक एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तो पहले क्या था ये XBRL प्लेटफॉर्म पे करते थे, अब मार्च 2024 के बाद से क्या हो गया, इसको CIMS पोर्टल पे करना है। पोर्टल का डिटेल भी दिया है sankalan.rbi.org.in, ठीक है। द रिपोर्ट विल यूज रिटर्न कोड R130 इफ नोट। मान लीजिए पूरे क्वार्टर में कोई भी रिपोर्ट नहीं आया तो रिटर्न कोड क्या है R130 और नील रिपोर्ट लेकिन सबमिट होगी, अगर नील रिपोर्ट भी है तो भी सबमिट करना कंपलसरी है। फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका 2003 से ही गाइडेंस चल रही है किस संबंध में, इंटरेस्ट संबंधित कि क्या फेयर प्रैक्टिस कोड होने चाहिए। अब उसका प्रैक्टिस और डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है टेबल के थ्रू। इंटरेस्ट चार्जिंग बिफोर डिस्बर्समेंट, चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन सैंक्शन डेट और अग्रीमेंट डेट, नॉट द डिस्बर्समेंट डेट। एग्जाम्पल, चार्जिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अ चेक गिवन लेटर।
देखिए ये इसमें कुछ फेयर प्रैक्टिस कोड बताया गया है कि ये नहीं, जैसे आप जब डिसबर्स करोगे उसके बाद ही आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए लोन सैंक्शन कर दिया 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से नहीं, अगर आप डिसबर्समेंट 5 अगस्त को कर रहे हैं तो ये 5 दिन का इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ, चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द एंटायर मंथ इवन इन डिसबर्समेंट और रिपीट विद इन द मंथ। मान लीजिए हमने 5 अगस्त को डिसबर्स किया, तो आप सिर्फ 5 से लेकर 30 अगस्त यानी 25 दिन का ही ब्याज ले सकते हो, ये नहीं कि आपने पूरा 1 महीना किया। उसी तरह से मान लीजिए हमने किसी ने लोन अपना बंद कर दिया 14 अगस्त को, तो उससे आप सिर्फ उस 14 अगस्त नहीं 14 दिन का ही उस महीने का ब्याज लेंगे, ना कि पूरे महीने का। एडवांस इंस्टॉलमेंट, कैलेंडरिंग इंस्टॉलमेंट एडवांस एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द फुल। मान लीजिए आपने एडवांस में अगस्त में पेमेंट करना, तो उसने जून में ही कर दिया, एडवांस पेमेंट हो गया फॉर व्हाट्सएवर रीजन, तो उस केस में क्या होगा, आप उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। अगर एडवांस में उसने पे कर दिया तो उसका बेनिफिट दिया जाएगा। आरबीआई का रिस्पॉन्स क्या है, आरबीआई कंसिडर दिस पर एंड अनफेयर एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। जो भी हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल लिए, अगर ये किया जा रहा है तो अनफेयर और नॉन ट्रांसपेरेंट इसको माना गया है। इंस्ट्रक्टिंग आरईज टू रिफंड एक्सेस इंटरेस्ट। आरईज मतलब क्या होता है, रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो आरबीआई ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भी एक्सेस इंटरेस्ट आपने ट्रांसफ़र करवाया है तो आप उसको वापस करिए चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू कस्टमर को। रिव्यू एंड करेक्ट, ऑल आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट रिव्यू एंड करेक्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू लोन डिसबर्समेंट, इंटरेस्ट एप्लीकेशन एंड अदर चार्जेस टू एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। कहा गया है कि जितने भी ये आरईज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इनको फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉलो करना है। ये ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू यूनिवर्सल बैंक, इसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको यूनिवर्सल बैंक में पैराग्राफ 14 है गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 5 दिसंबर 2019 की गाइडलाइंस हैं, उसके पैराग्राफ 14 में दिया गया है। इसका क्या क्राइटेरिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में अगर बदल उनको चाहते हैं वो कन्वर्ट अपने आप वो करना, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, उसके आने के पूरे चांस एग्जाम में आपके। ट्रैक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम 5 साल का सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए। नेट वर्थ जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो मिनिमम 1000 करोड़ होनी चाहिए। कब, लो प्रीवियस क्वार्टर खत्म हुआ उस पर। जो CRA यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रिक्वायरमेंट कितनी है, जो उसका प्रिस्क्राइब्ड CRA दिया गया है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो दिया गया है वो फॉलो करना है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कम से कम पिछले 2 साल में 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट उसका हुआ। सबसे मेन है असेट क्वालिटी, जो उसका ग्रॉस NPA है वो 3% से कम होना चाहिए और जो नेट NPA है वो 1% से कम होना चाहिए ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। उसमें मेन चीज़ क्या करें, 5 साल का सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड, 2 साल पिछले 2 फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में होना चाहिए, 3% से GNPA कम होना चाहिए, 1% से NNPA नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होना चाहिए, और 1000 करोड़ का मिनिमम उसका प्रीवियस क्वार्टर का नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज पर वो लिस्ट होना चाहिए। इसके अलावा शेयर होल्डिंग और प्रमोटर का, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं, जो करंट प्रमोटर्स हैं, वो कंटिन्यू करेंगे कब, ट्रांजिशन होने के बाद भी। जब स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद भी जो प्रमोटर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। किसी भी प्रकार का जो नए प्रमोटर्स हैं वो अलाउड नहीं है, या चेंजेस किसी भी स्ट्रक्चर मतलब जो उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई मतलब एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके लिए किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नया नहीं अलाउ होगा। जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट होने के लिए कहा गया है, एक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में डाइल्यूट नहीं अलाउ होगा। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है लोन का, मतलब जो रिटेल भी दे रखा है या MSME भी दे रखा है, वो सारी चीज़ें उनमें काउंट होंगी। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी आपने सिर्फ गोल्ड लोन बांट रखा है, सिर्फ एक ही प्रकार का पोर्टफोलियो, तो वो गलत है। एप्लीकेशन और असेसमेंट के बारे में बात की गई है, क्या क्या रैशनल रिक्वायर्ड है कि जो डिटेल बताए गए हैं ट्रांजेक्शन के लिए ऊपर उनको फॉलो करना है। और गाइडलाइंस के लिए कहा गया कि ऑन टैप लाइसेंसिंग जो 2019 5 दिसंबर 2019 की जो गाइडलाइंस थी ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक एंड अदर RBI एक्शन, उसको इन्हें फॉलो करना है। विद दिस वी हैव कम टू एंड, आई होप यू लाइक द सेशन। इसका सेकंड पार्ट हम लोग अलग से करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।